हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेंस डे में, जहां हम रोज एक मेंस का सवाल डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपको एस्पेक्ट्स कवर करने हैं एक आंसर के अंदर। क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया faces enormous challenges with several states expressing concern over subversion of federal principles in recent times. How far are these concerns justified? And you have to analyze it. Now, फेडरल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो वर्टिकल फेडरलिज्म यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशंस उसका मेजर कंसर्न रहता है, और ये क्वेश्चन भी वर्टिकल रिलेशंस के बारे में ही है। मींस सेंटर कई बार ऐसा देखा जाता है कि सबवर्ट करना चाहता है फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को, और ये एलिगेशन स्टेट गवर्नमेंट्स या राज्य सरकारों के द्वारा लगाए जाते हैं। अब इनकी हमने थोड़ी सी एनालिसिस करनी है कि आरोप क्यों लग रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस दैट दीज काइंड ऑफ एलिगेशंस आर इमर्जिंग एंड हाउ मच जस्टिफाइड आर दीज एलिगेशंस। ये आपने आंसर में जस्टिफाई करना है। देखिए, आपके पास बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं और ये जो इशू है बहुत बड़ा इशू है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सेंटर स्टेट रिलेशंस के इशू के ऊपर भी सवाल आ सकता है और उस पर भी आपको 250 वर्ड्स लिखने आने चाहिए। बट यहां पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज ब्रॉड क्वेश्चन, है ना। दो कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, एक जिसमें वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज के बारे में पूछता है और दूसरा वो ऐसी चीज के बारे में पूछता है जिसमें अपने पास इतना मटेरियल होता है उसको हमें कंसाइज करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो बोथ यू हैव टू बी रेडी फॉर बोथ काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। एनीवेज, अब यहां पे इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे करोगे? मैंने आपको बहुत बार बताया है अपने स्टूडेंट्स को कि 7 तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यू हैव टू पिक एंड चूज एनी वन आउट ऑफ द 7। दैट इंक्लूड्स नंबर 1, डिफाइन द टर्म, डेफिनेशन दे दो। सेकंड, मैंने बताया हुआ है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दो उस क्वेश्चन के अंदर जो इशू पूछा गया है उसका। फिर थर्ड, मैंने बताया है कोई डेटा है अगर आपके पास तो बता दो। फिर मैंने फोर्थ बताया है अगर आपके पास कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, फिर मैंने फिफ्थ बताया है अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल है। फिर मैंने सिक्स्थ बताया कोई रीसेंट करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड, तो उससे स्टार्ट कर दो। ठीक है, और आखिर में अगर कुछ भी नहीं आता, लास्ट रिजॉर्ट है। लास्ट रिजॉर्ट है जो क्वेश्चन में दिया, जो क्वेश्चन का आंसर आप लिखने वाले हो उसे समराइज कर दो। सो कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल यू नो नथिंग अबाउट द क्वेश्चन, यू जस्ट ट्राई टू समराइज द थिंग्स यू आर गोइंग टू राइट। ठीक है, सो आप बताओगे कि इन द इंट्रोडक्शन ओनली यू विल से दैट फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज फेसिंग चैलेंजेस, है ना। लेट अस लुक एट वही, दैट इज लास्ट रिजॉर्ट। वो सही तरीका नहीं है, लेकिन वो कम टाइम हो या क्वेश्चन में कुछ नहीं आता हो तो स्टार्ट करोगे ऐसे। ठीक है, बट स्टार्ट जरूर करना, एब्रप्टली लिखना नहीं शुरू कर देना। अब हमने स्टार्ट किया यहाँ पे सेकंड वाले से। सेकंड वाला क्या है? हिस्टोरिकल कुछ बता दिया। हिस्टोरिकल ये बता दिया कि फेडरल स्ट्रक्चर बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है हमारे संविधान का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हिसाब से। और इंडिया के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में एक चैलेंज लेके आता है, और वो चैलेंज ज्यादा इमर्ज होता है 1960s के बाद से, जब कांग्रेस सिस्टम खत्म होता है। कांग्रेस सिस्टम यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकारें होंगी, सेम पार्टी की सरकार होगी, तो थोड़े से कम क्लैशेस होंगे सेंटर स्टेट में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं थे, बट द इमर्जेंस ऑफ द नॉन कांग्रेस पार्टी सिस्टम आफ्टर द लेट 1960s, दिस हैज लेड टू अ लॉट ऑफ इश्यूज इन सेंटर स्टेट रिलेशन। उसके बाद अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है रीसेंट टाइम्स में। रीसेंट टाइम्स वाले पे आपने इलैबोरेट करना है, लेकिन कुछ लेगेसी इश्यूज पिछले 30, 40, 50 साल से सेंटर और स्टेट्स के बीच में चलते आ रहे हैं, वो कैसे हाईलाइट करोगे? अब उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इलैबोरेट आंसर के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दो या डायग्राम बना दो कि लेगेसी इश्यूज इन सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या चलते आ रहे हैं। वही जो आपने पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत में भी, अपनी बुक्स में, हमारे नोट्स में पढ़े होंगे, है ना। लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे सेंटर कई बार स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाने लगता है। फिर हम सेंटर की प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, इसका मिसयूज होता रहा 1994 तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट की एसआर बोमई जजमेंट नहीं आ गई। फिर उसके बाद सेंट्रल डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन द स्टेट, आर्टिकल 355 का इस्तेमाल करते हुए, ये हमने मणिपुर के अंदर भी रिसेंटली देखा। ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स जिनकी रिक्रूटमेंट यूपीएससी करता है और डिप्लॉयमेंट उनकी सेंटर स्टेट कैडर के अंदर होती है।
इनकी डिप्लॉयमेंट, इनकी ट्रांसफर को लेके देयर इज ऑलवेज अ टसल। ग्रांट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, बहुत सारे स्टेट्स डिमांड करते आए हैं कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डाल दिया जाए। उस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के हिसाब से जितना बजटेड फंडिंग होगी उसमें से कुछ एलोकेशन हमारे लिए प्रिजर्व करके रखी जाए, जिसको आप फाइनेंशियल डेवल्यूशन या टैक्सेशन की डिस्ट्रीब्यूशन पावर से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट एंड पावर्स, लोकल गवर्नमेंट को कितनी पावर्स देनी चाहिए, जबकि हमने ये स्टेट गवर्नमेंट के पास रखा है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ऊपर मैंने यहां पे भी लिखा है और सबसे ऊपर आपने भी लिखा है, लिखना है, इन कंसिडरिंग रिसेंट टाइम्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो है गवर्नर का रोल। What the governor has done or what the governor and the elected ministries are having issues in several states, वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, पंजाब हो। ठीक है, तो इन सब की बात करनी है हमने। एक बात ध्यान रखनी है आपने, दिल्ली का मेंशन कर सकते हो बट दिल्ली विल नॉट बी अ फोकस इन दिस, बिकॉज दिल्ली जो है वो कंप्लीटली स्टेट नहीं है। Although it is very relevant if you talk about Delhi and the problems of LG here, but मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर आप एक नॉन स्टेट को ज्यादा डिस्कस करोगे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी इज सपोज्ड टू बी कंट्रोल मोर बाय द सेंटर। ऑल्दो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, उसके रिलेटेड अलग अपना क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली और सेंटर के बीच में जो रिलेशंस है उनको डिस्कस करूं तो उनके लिए हम अलग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। खैर, अब रीसेंट टाइम्स में, रीसेंट का मतलब होता है पिछले 5, 6, 7, 8, 10 साल के अंदर क्या क्या इश्यूज देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा इशू रोल ऑफ गवर्नर है, उसके ऊपर अलग से सवाल बन सकता है कि अलग अलग क्या क्या चीजों में गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टसल हुए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम तमिलनाडु यू कैन से कि तमिलनाडु के अंदर जो गवर्नर अपनी स्पीच देते हैं वो स्पीच भी वो स्पीच से मिडवे थ्रू वो हाउस को छोड़ देते हैं। गवर्नर जो है सिग्नेचर नहीं करते हैं कई सारे बिल्स पे, पेंडिंग रखते हैं बिल्स को। गवर्नर जो हैं वो एक मिनिस्टर को डिसमिस करने का ऑर्डर देते हैं। वी सेंथिल बालाजी, जिनको ईडी ने अरेस्ट किया हुआ है, उनको डिसमिस करने का ऑर्डर देते हैं विदाउट कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस तमिलनाडु के हैं और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में हैं। केरला में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कई सारे ऑर्डिनेंस और लॉज के ऊपर साइन करने से डिले किया। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर वी नो दैट देयर हैव बीन सेवरल डिलेज। वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट्स इन यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, दैट हैज बीन एन इशू। तो पंजाब के अंदर आप देखोगे अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा वॉर ऑफ वर्ड्स के अलावा देयर हैज बीन टसल गोइंग ऑन बिटवीन द पंजाब गवर्नर एंड द पंजाब चीफ मिनिस्टर। तो ये सारी चीजें जो है आप समराइज करके लिखेंगे, क्योंकि ये ब्रॉडर आंसर है, इसमें सिर्फ गवर्नर के पीछे नहीं पड़ सकते हैं। फिर जीएसटी से रिलेटेड इश्यूज आए हैं, जीएसटी की कंपनसेशन की पेमेंट, क्योंकि रीसेंट है तो रीसेंट मतलब ये नहीं 6 महीने, रीसेंट मींस 5 इयर्स ऑल्सो। तो पिछले 2 साल पहले तक ये प्रॉब्लम थी कि जीएसटी के कंपनसेशन सेस की पेमेंट नहीं हो रही थी। जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल को लाना चाहिए, इसको लेके देयर इज अ बिट ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। यूनिफाइड नेशनल आर्किटेक्चर, कई सारी स्कीम्स जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, ई नाम, ठीक है, पीएम श्री रिसेंटली, तो पंजाब की सरकार ने पीएम श्री स्कीम, वो स्कूल्स वाली जो स्कीम है उसको इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम अपनी स्कीम लगाएंगे। तो ये जो चीजें हैं नेशनल आर्किटेक्चर वाली स्कीम्स, उसकी वजह से भी सेंटर स्टेट के बीच में देयर इज अ टकराव। आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शन थे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने पीएम किसान हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया सही तरीके से। सो दिस इज अ टसल इशू। फिर सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स या सेंट्रल इंक्रोचमेंट, जो लेगेसी में भी था, रिसेंट टाइम्स में भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर के रिफॉर्म के लिए जो लॉज लाए गए थे, उनका सबसे बड़ा ऑपोजिशन यही था कि वो स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना रहे हैं, ऑल्दो दैट इज डिबेटेबल। सेकंड इज इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, 2022 में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया, ये अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास है। तो इसके अंदर भी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो कंकरेंट लिस्ट में है, तो उसके ऊपर जो चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि फेडरल प्रिंसिपल्स को वायलेट करा जा रहा है। कोऑपरेटिव्स जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, लेकिन उसके ऊपर आपने अपनी मिनिस्ट्री बनाई हुई है सेंटर में, सो हाउ आर यू गोइंग टू रिकंसाइल इट? ये सारे इश्यूज आते हैं सेंट्रल लेजिस्लेशन के मामले में। लैक ऑफ कंसल्टेशन विद स्टेट्स, कुछ मामलों में स्टेट्स के साथ कंसल्टेशन वेरी करती है। फॉर एग्जांपल बीएसएफ की ज्यूरिसडिक्शन या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ज्यूरिसडिक्शन जो असम वेस्ट बंगाल के अंदर बढ़ाई गई थी, साल 2021 की बात है ये, तो वहां पे भी
देयर वाज अ प्रॉब्लम दैट कंसल्ट नहीं किया। फाइनेंस कमीशन उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस उसको लेके कई सारे सवाल उठते हैं, जैसे सदर्न स्टेट्स ने सवाल उठाए कि क्या आप 2011 की पॉपुलेशन को कंसिडर करना भी चाहिए या नहीं, जिससे हमारा शेयर जो है फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स में कम होता जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वेरी इंपॉर्टेंटली, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और उनका रोल। तो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज स्टेट्स के अंदर जाके, जैसे सीबीआई है, एनआईए है, ईडी है, जब ये इन्वेस्टिगेशन करती है तो स्टेट अथॉरिटीज के साथ ये टर्फ और वॉर्स देखा जाता है। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में आपने देखा होगा कि सीबीआई की एक टीम को वेस्ट बंगाल पुलिस ने ही गिरफ्तार कर लिया या अरेस्ट कर लिया या उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया कहीं जाने से। तो ये सारे जो टसल वॉर्स है सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से दो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। एक एलिगेशन ये कि टर्फ वॉर हो रहा है स्टेट की एजेंसीज के साथ, और दूसरा एलिगेशन ये कि टारगेट किया जा रहा है ऑपोजिशन रूल स्टेट गवर्नमेंट और उनके मिनिस्टर्स को, ऑपोजिशन रूल स्टेट गवर्नमेंट और उनके मिनिस्टर्स को, जिसके लिए मार्च 2023 में एक पिटीशन भी फाइल की गई थी ग्रुप ऑफ 14 ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा। 14 ऑपोजिशन पार्टीज ने इकट्ठा होकर पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, यह कहते हुए कि ईडी या सीबीआई या एनआईए जो है, एनआईए को चलो छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, सीबीआई और ईडी जो है वो टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स की करती है। उसका डेटा भी दिया था उन ऑपोजिशन पार्टीज ने कि पिछले 10 साल के अंदर 2014 से लेके 95% ऑफ द केसेस दैट हैव बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स आर अगेंस्ट द ऑपोजिशन पार्टी। तो ये एलिगेशन आया था, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एंटरटेन करने से खारिज कर दिया। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि हम इस पिटीशन को नहीं सुन सकते। खैर, आपने फिर क्या बताना है कि ये सब हमारे चैलेंजेस हैं, लेकिन कुछ चीजें वैलिड भी हैं, यानी स्टेट्स का रिएक्शन कुछ केसेस में अनजस्टिफाइड है। वी विल नॉट अगेन मिडिल पाथ लेना कुछ क्वेश्चन में जरूरी होता है यहां पे भी, क्योंकि सेंटर स्टेट्स को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे लेके आना है आपने। आप ऐसा नहीं कह सकते कि स्टेट्स बिल्कुल सही है या सेंटर 100% करेक्ट है, आपको मिडिल पाथ इसमें लेके आना पड़ेगा। इसके लिए स्टेट्स का रिएक्शन अनजस्टिफाइड है, उसके भी 2-3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। मेजर एम्फेसिस ऑफ योर क्वेश्चन विल बी ऑन द चैलेंजेस, मेजर एम्फेसिस ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑन द चैलेंजेस, सेकेंड एम्फेसिस विल बी जस्टिफिकेशन ऑफ दोज चैलेंजेस। तो आप बताओगे कि हाँ कुछ हद तक, क्योंकि आपने डेटा भी प्रोवाइड किया है, आपने एग्जाम्पल्स भी बताई हैं कि कुछ हद तक ये चीजें हो रही हैं, बट देयर आर सर्टेन वेज इन विच सेंटर जो है उसको थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए हमारे सिस्टम में, क्योंकि हम एक क्वाजी फेडरेशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी एनविसेज नहीं किया था कि वी शुड बी अ ट्रू फेडरेशन जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। They wanted to make a quasi federation of India. Although सवाल उठाए जा सकते हैं कि क्या आज 70 साल बाद, 75 साल बाद, क्या हमें रीलुक करना चाहिए इस मामले को? तो आंसर निकल के आता है कि कई बार कई एलिगेशंस के पीछे ज्यादा मेरिट नहीं है। फॉर एग्जांपल, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के मामले में एक जनरल स्टेटमेंट देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा केस टू केस बेसिस पे हम देख सकते हैं, लेकिन जेनरिक स्टेटमेंट हम ये दे दें कि भाई किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड होनी चाहिए अगेंस्ट सेंट्रल एजेंसीज, वो गलत होगा, वो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ होगा। तो ज्यादा इम्यूनिटी नहीं मांग सकते पॉलिटिकल लीडर्स। दूसरी बात, इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस खत्म नहीं हुए हैं। बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, इफ वी सी द नॉर्थ ईस्ट, इफ वी सी द नक्सलाइट बेल्ट इन और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, दैट चैलेंज इज स्टिल रिमेनिंग। और जब तक वो चैलेंज है तब तक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सेंटर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स रखनी पड़ेंगी अपने पास। यही चीज एनविसेज की थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी, इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 355 जैसे आर्टिकल्स रखे हैं। सर्विस डिलीवरी की जहां तक बात आती है तो कुछ चीजों में स्टैंडर्डाइज सर्विस डिलीवरी बेहतर रहती है एज कंपेयर टू स्टेट। ऐसा नहीं है कि स्टेट की अपनी स्कीम्स गलत है या फेडरल प्रिंसिपल्स गलत है, लेकिन कुछ मामलों में स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर माइग्रेंट पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। अब माइग्रेंट पॉपुलेशन को अगर स्कीम का फायदा चाहिए, अगर किसी फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम का या सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा चाहिए, तो उसमें सेंटर हैज टू प्ले द मेन रोल। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी जरूरी होती है कुछ मामलों में, ठीक है। तो ये चीजें आप बताओगे कि हाँ देयर इज जस्टिफिकेशन फॉर सेंटर प्लेइंग अ रोल, बट कुछ चीजें तो जस्टिफाइड हैं कि कुछ एलिगेशंस या कुछ कंसर्न्स बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो उसमें आप फिर बताओगे कि आगे जाते हुए हमें फेडरल स्पिरिट को बैलेंस करना पड़ेगा। 7th शेड्यूल को, या अब आप इसमें पंछी और सरकारिया कमीशन को इंक्लूड करोगे। पंछी और सरकारिया कमीशन ये जरूर आपकी एंड में आना चाहिए।
दैट व्हाट सजेशंस दे हैव गिवन, 2-3 सजेशंस उनके आप बताओगे, और आप ये भी बताओगे कि इंटरस्टेट काउंसिल मस्ट बी इसमें रिजुविनेटेड, मतलब इसमें नई जान फूकनी पड़ेगी आपको कि इंटरस्टेट काउंसिल को एज अ फोरम इस्तेमाल किया जाए इन इश्यूज को टैकल करने के लिए। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल को फोरम की तरह इस्तेमाल किया जाए। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होती है जिसमें चीफ मिनिस्टर सारे होते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, उसमें कई चीफ मिनिस्टर्स नहीं आते। अब यही चीज, यही इश्यूज वहां पे रेज किए जाएं, एक बेहतर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रेज किए जाएं, तो इट विल डेफिनेटली लीड टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो आप यही बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नर से जुड़े आप सजेशन दोगे कि पर्सन्स ऑफ नॉन पार्टीसन बैकग्राउंड, बिल्कुल नॉन पार्टीसन बैकग्राउंड के बंदे को या किसी पार्टी से अफिलिएशन ना रखे, ऐसे बंदे को गवर्नर बनाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट करने से पहले कंसल्ट करना चाहिए। गवर्नर को इंपीचमेंट प्रोसेस की से रिमूव करना चाहिए, नॉट ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, but impeachment process just like that of the president is there, the state legislative assembly should also be able to impeach the governor, or maybe the parliament should also be able to impeach the governor, तो उसको security of tenure मिल जाएगी उस मामले से। ठीक है, तो गिव अ कपल ऑफ रिकमेंडेशंस, जैसे यहां इंटरस्टेट काउंसिल की रिकमेंडेशन दे दी, आर्टिकल भी लिख दिया, इसके साथ गवर्नर से रिलेटेड सरकार पंछी कमीशन की रिकमेंडेशन दे दी, और फाइनली बता दिया कि फेडरलिज्म जो है हमारा बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पीस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी इंडिया में तभी आ सकती है जब हम डाइवर्स कंट्री के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर को ऑनर करें, क्योंकि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ना। तो दोस्तों, अगर इसी तरीके से आपको आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस को और डेवलप करना है तो हमारे मेंस आंसर राइटिंग संकल्प प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आपको डेली एक प्री डिसाइडेड शेड्यूल के हिसाब से 250 से ज़्यादा क्वेश्चंस ओवर द कोर्स ऑफ टाइम प्रोवाइड किए जाएंगे, और इलैबोरेट मॉडल आंसर्स के साथ साथ आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे एंड में जाके। सो यू विल ग्रेजुएट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कि आप एक क्वेश्चन पर डे से शुरू करेंगे एंड देन यू विल मूव टुवर्ड्स द फुल लेंथ टेस्ट। इसके साथ साथ ये अनगाइडेड नहीं है, ये प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रोग्राम है, तो आपको स्ट्रेटेजिक यानी कि लॉन्ग टर्म और एकेडमिक यानी कि शॉर्ट टर्म मेंटोरशिप भी प्रोवाइड होगी। 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि पहला ऑप्शन तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें प्रेफर करेंगे, क्योंकि इवैल्यूएशन करवाना आंसर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप पीयर रिव्यू करते हैं, आपका एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, तो आप पीयर इवैल्यूएशन कर सकते हैं आंसर राइटिंग के माध्यम से, तो आप विदाउट इवैल्यूएशन वाला ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन, सारे पेन पॉइंट्स देखने हैं, तो फिर आप विद इवैल्यूएशन वाला देख लीजिए। मेंस 15 कोड इस्तेमाल करेंगे तो 15% डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके अलावा मेंस टेस्ट सीरीज में आप एनरोल कर सकते हैं इफ यू आर समवन हु हैज गिवन द प्रीलिम्स वंस और ट्वाइस। ये आपके लिए बेस्ट प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ पे आपको 12 टेस्ट मिलेंगे जो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से उसको कर सकते हो। ठीक है, सो योर शेड्यूल विल बी देयर, वट एवर शेड्यूल यू सेट अकॉर्डिंग टू दैट। मेंस 2024 तक भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसके अलावा जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसका लाइव डिस्कशन होता है हमारे यहाँ। ठीक है, सो इफ यू मिस द डिस्कशन ऑल्सो, आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो डिस्कस होते हैं सारे के सारे 20 के 20 क्वेश्चंस और अलॉन्ग विद द मॉडल आंसर्स। ठीक है, तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। आज की डिस्कशन में इतना ही, और आगे जाते हुए आपसे और भी क्वेश्चंस और भी सवाल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।